और भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके दाहिने तरफ हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष राजीव रंजन जी, पूर्व विधायक, हमारे मीडिया प्रभारी संजय पाटिल जी, और हमारे बाईं तरफ मौजूद है हमारे मीडिया प्रभारी राजीव झा जी। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री संजय जायसवाल जी से आग्रह करता हूँ वो प्रेस मीडिया को संबोधित करें। जो कल छपेगा वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मैं माननीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री एवं न्यू एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज मंत्री माननीय भगवंत खुबा जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सब जैसा जानते हैं कि माननीय खुबा जी बीदर से हमारे सांसद हैं और 2014 में पहली बार उन्होंने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री धर्म सिंह जी को हरा करके और वो सांसद बने थे। ये उनका दूसरा कार्यकाल है। अगस्त महीने में लगातार उर्वरक की दिक्कतें आ रही थी और हर किसान बिहार में परेशान था। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा माननीय मनसुख मांडविया जी का और माननीय भगवंत खुबा जी का कि मैंने जब उनसे अनुरोध किया तो वह पटना आए। पटना में बरौनी केमिकल कारखाना भी उन्होंने घूमा और जो बिहार की स्थिति है उसको भी इन्होंने फर्स्ट हैंड जानकारी दी। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह सभी पत्रकारों को संबोधित करें। हेलो, चल नहीं, ये ठीक रहेगा। आज पटना शहर में विशेष प्रेस मीट में उपस्थित लोकसभा में मेरा साथी और बिहार प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी, मंच पर उपस्थित उपाध्यक्ष आदरणीय राजीव रंजन जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय मनोज शर्मा जी, मीडिया के प्रभारी राजेश झा जी और संजय पांडे जी, और सभी मेरे मीडिया मित्रों, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी बिहार का किसानों का चिंता किया है और उन्हीं के आग्रह पर अगस्त महीने में जो उर्वरक की किल्लत, कालाबाजारी और ज़्यादा रेट से किसानों को बेचने का जो यहाँ खेल खेला गया, उस चिंता को लेकर के संजय जायसवाल जी ने हमको समस्या बताने के बाद हमको उचित लगा कि स्वयं पटना में जाकर के बिहार के किसानों को भारत सरकार के ओर से हमने कितना चिंता की और हमने उर्वरक मुहैया करा दिया। ये कारण से 3 दिन का प्रवास से मैं बिहार में आया हूँ। और इसी के साथ और एक दूसरा विषय, जो बरौनी के अंदर HRUL का जो हमारे यूरिया का फैक्ट्री कई दिनों में अभी चालू होने जा रहा है, उसका भी एक बार प्रवास करके उसका प्रोग्रेस रिव्यू करने के लिए मैं आया हूँ। मोदी जी सरकार जब केंद्र में बनी तब से लेकर के
हम एक संस्कार बनाया कि जनता को हमें हिसाब देना है। केवल चुनाव के समय में वोट पा करके फिर 5 साल के बाद जात के नाम, वोट बैंकों के नाम पर वोट मांगना नहीं है। हमें हर साल हर वर्ग को, हमें सरकार में हमने क्या किया हिसाब देने के लिए ये प्रथा माननीय प्रधानमंत्री सम्मान्य श्री नरेंद्र मोदी जी ने की सरकार लगातार पिछले 8 साल से करती आ रही है। तो आज महीने भी पटना के अंदर उर्वरक का हिसाब देने के लिए संजय जी का आग्रह पर मैंने यहाँ पहुँचा हूँ। यहाँ की कृषि मंत्री श्री सुधाकर सिंह जी, उन्होंने बिल्कुल उर्वरक का कालाबाजारी रोकने में, किसानों को एक बोरी के लिए 600-700 रुपये लेकर के देने में, रोकने में, और यूरिया के साथ मॉस्किटो नेट बेचना, छतरी बेचना, इसको रोकने में बिल्कुल बिहार के कृषि मंत्री नाकामयाब हुए हैं। ये दर्शाता है कि कमजोर नेतृत्व वाली सरकार यदि रहा राज्यों के अंदर, तो किस नमूने का खेल किसानों के ऊपर होता है, यह स्पष्ट अगस्त महीने में बिहार के अंदर देखने में मिला है। भारत सरकार, हमारा मंत्रालय हर मंगलवार हर राज्यों के साथ में हमने एक बैठक करते हैं कि पिछला हफ्ता में आपको कितना उर्वरक हमने सप्लाई किया है, कितना सेल हुई है, और आगे आने वाले दिनों में आपका और हमारा ओर से क्या मदद देने के लिए हम पूछते हैं। ये शायद 2014 से पहला ये प्रक्रिया कोई सरकार नहीं करती थी, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी विशेष करके किसानों का चिंता करते हुए ये सारे चीज़ों को एक सिस्टम बनाया। तो मैं जो कृषि मंत्री सुधाकर जी ने, उन्होंने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी कि मांग से कमी आपने सप्लाई किया है। तो मैं कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जी से आपका माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ये हर महीने का बिहार का उनका डिमांड कितना है, भारत सरकार का ओपनिंग बैलेंस कितना है, और भारत सरकार उनका डिमांड के अगेंस्ट में कितना सप्लाई किया है, और हर महीना ऑन रियल टाइम बेसिस में किसानों ने कितना उर्वरक, यानी यूरिया हो, डीएपी हो, एमओपी हो, एनपीके हो, कितना खरीदा गया, और उसके बावजूद इस प्रदेश के अंदर कितना ओपनिंग बैलेंस यानी क्लोजिंग बैलेंस रहा। ये बिहार के किसानों को भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार की ओर से बिहार के अंदर ही नहीं बल्कि देश के अंदर भी कहीं भी किल्लत नहीं होने देगा नरेंद्र मोदी जी का सरकार। जो भी गड़बड़ी हुई है तो बिहार के अंदर बिहार की सरकार की ओर से गड़बड़ी हुई है। इन्होंने काला बाजारी बिचौलियों के साथ में हाथ मिला करके जमाखोरी की,
आर्टिफिशियल स्केर्सिटी उन्होंने क्रिएट कर दिया और पेपरबाजी के अंदर यूरिया की किल्लत हो रही है करके किसानों ने एकदम भयकों में आकर के 600-700 रुपया का एक बोरी बैग उन्होंने खरीदा है, ताकि भारत सरकार यूरिया केवल 262 रुपये में किसानों को देती है। भले 2500 की पर बोरी के ऊपर सब्सिडी मोदी सरकार देती है, लेकिन किसानों को केवल 262 रुपये में देती है। करीब 2500 से 3000 सब्सिडी डीएपी के ऊपर देती है, लेकिन किसानों को 1350 रुपये पर बोरी के हिसाब से हमने देते हैं। पिछला साल भारत सरकार किसानों का उर्वरक के ऊपर करीब 1,29,000 करोड़ रुपया के खर्च किया था। आप सब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फर्टिलाइजर की कीमतें 4 टाइम्स 5 टाइम्स बढ़ने की वजह से इस साल मोदी सरकार 2.5 लाख करोड़ सब्सिडी केवल और केवल किसानों का फर्टिलाइजर जो दाम पिछली साल हम देते थे 262 रुपये और 1350 रुपये डीएपी, वही दाम पर किसानों को बोझा न पड़े, रेट न बढ़ाए, तो 2.5 लाख करोड़ की सब्सिडी भारत सरकार इस बार किसानों के ऊपर खर्च कर रही है। तो बिहार के किसानों को मैं विनती करता हूं, आप चिंता न करें, और यहाँ की प्रदेश की सरकार को भी मैं चेतावनी देता हूं, आने वाले दिनों में रबी के साथ किसानों के साथ आप छेड़छाड़ी मत करिए। जितना किसानों की मांग रहेगी उतना भारत मोदी सरकार पूरा सप्लाई करेगी। और किसानों को और एक बात मैं विनती करता हूं कि रेट से ज़्यादा आप पैसा न दें। जो भारत सरकार जो तय किया है वही रेट में आप दे करके खरीद ले, और यहाँ की डीलर्स और यहाँ की माफिया जो छतरी बेच करके या मॉस्किटो नेट बेच करके जो पैसे कमाने का धंधा, हम सब मिल करके उसको रोकना पड़ेगा। हम लोग हर हफ्ता अधिकारियों को ये दिशा निर्देश देते हैं कि लगातार किसानों को जागृत करते रहे, ताकि किसानों को परेशानी भी ना हो और सप्लाई भी पूरा करें। मैं इस सरकार का ही कोऑपरेटिव मिनिस्टर का एक बयान देख करके मैंने हैरान हो गया। स्वयं कोऑपरेटिव मिनिस्टर बोलता है कि मुझे पहला यूरिया मिला था लेकिन दूसरा बार नहीं मिला। कृषि मंत्रालय और कोऑपरेटिव मंत्रालय दोनों केवल और केवल किसानों का हित का काम करने वाला मंत्रालय है। तो एक तरफ कृषि मंत्री केंद्र के ओर चिट्ठी लिख करके पल्ला झाड़ के बैठता है, दूसरा तरफ उनका ही कलीग सहयोगी कोऑपरेटिव मंत्री मुझे नहीं मिल रहा है बोलता है। और इतना ही नहीं बोला, काला बाजारी हो रही है, स्टॉक किया गया। जब तक हम बिहार के अंदर
कालाबाजारी नहीं रोकते और होल्डिंग नहीं रोकते तो किसानों को फर्टिलाइजर नहीं मिलता है। जब धाड़ मारते हैं तो फर्टिलाइजर निकल के किसानों को दरवाजा पर पहुंचती है। यह बात बिहार की कोऑपरेटिव मंत्री की बात है। यह आपका मीडिया वालों ने इसमें छपाया है। इसी के लिए इतना ही नहीं, हम लोग लगातार अधिकारियों की ओर से बयानबाजी करवाते हैं ताकि किसान परेशान ना हो, आतंक में ना हो। लगातार ये अधिकारियों का बयान का एक आपको मैंने उदाहरण दे रहा हूं। जिले में उर्वरक की आपूर्ति के लिए रणनीति बना जा रही है, तो भारत सरकार का जिम्मेदारी के अलावा भी राज्य सरकारों की सहयोग करने का जितना प्रयास करना हम लोग करते रहते हैं। अधिकारियों के और कर्मियों की गई जिम्मेदारी हर बात यानी राज्यों के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम राज्य कर सरकारों को रहते हुए भी हमने चुप नहीं बैठा, ताकि आखिर किसानों को समाधान करना सभी का जिम्मेदार समझते हुए हमने किया है। और ये हर दिन IFMS हमारा एक पोर्टल है, देश का हर जिले के अंदर कितना फर्टिलाइजर उपलब्ध है और उस पिछला दिन कितना सेल हुआ है, सारे के सारे इतना ट्रांसपेरेंसी के साथ भारत सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। चुप एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बोलता हूं, 2007 और 8 के बीच में केवल 3 महीना अंतर्राष्ट्रीय स्तर में फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ गई थी। तो भारत के अंदर उस तत्कालीन यूपीए के सरकार 3 महीना किसानों को फर्टिलाइजर नहीं दे पाया। लगातार 2 साल से कीमत बढ़ने के बाद जहां से हम इंपोर्ट करते हैं उस देश में आज के दिन में उत्पादन बंद होने के बाद भी नरेंद्र भाई मोदी जी का प्रभाव से अन्य राष्ट्रों का संबंध सुधारते हुए नजर में रखते हुए विश्व में कहीं भी फर्टिलाइजर की उत्पादन हो किसी भी कीमत पर हम खरीद करके देश के किसानों को हमने पूरा किया है। इसी के कारण कोई घटना देश के अंदर लगातार 8.5 साल से कोई प्रदेश के अंदर न लाठीचार्ज हुई है, न किसी का गोलीबार से मौत हुई है, न किसान दुकान के सामने रात भर जागा है। तो ये मुझे आश्चर्य लगा, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जी ने अगस्त महीने के अंदर जो किल्लत अभाव की पैदा किया था यहाँ की सरकार, तो बड़े दुख के साथ उन्होंने हमको चिंता जताया। उनके दुख के सहभागी होकर के मेरे जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश के किसानों को भरोसा देना और यहाँ की सरकार को चेतावनी देना। यही मकसद के साथ मैंने पिछला 3 दिन से प्रवास कर रहा था। कल मैंने बरौनी का हमारा यूरिया प्लांट में भी मैंने विजिट किया। आने वाला 1 हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर उत्पादन करने के लिए चालू हो जाएगी और अक्टूबर महीने के भीतर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का कर कमलों से उसका उद्घाटन करने का हमने सोचा है, ताकि यही उत्पादन के साथ बिहार के मतलब किसानों को कोई कमी नहीं गिरता है।
और यहाँ की मंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री थोड़ा तो भी किसानों के प्रति सहानुभूति से भारत सरकार जो भी आपको सहूलतें देती है तो नीचे स्तर तक दलित, वंचित, पीड़ित, किसान, युवा, महिला सभी को ईमानदारी के साथ पहुंचाता रहे। नरेंद्र भाई मोदी जी का सरकार गति शक्ति के अंदर 1 लाख करोड़ से ज़्यादा योजना बिहार को दिया है। अगस्त से पहले तो तुम्हारा गठबंधन, यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को मत दिया था। आपने 115 सीट लड़ करके आपके कैंडिडेट आपके नाम से वोट मांगने पर केवल 43 सीट आपने जीता था। भारतीय जनता पार्टी 110 सीट पर लड़ने पर हमारा प्रत्याशी नरेंद्र भाई मोदी जी के नाम पर वोट मांगे, करीब 74 विधायक भारतीय जनता पार्टी जीती। उसके बावजूद नीतीश ने बड़ी ड्रामाबाजी की कि हमारा सीट कमी आई, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनसे दुगनी सीट आने के बाद भी हमने राजनीति का धर्म निभाने के लिए उनको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन 2 साल के अंतर जैसे हर बार धोखा देने का उनका जो स्वभाव है, फिर धोखा दिया। जंगल राज को बढ़ावा देते हुए आपने देखा है, ये 1 महीने के भीतर जो बेगूसराय में जो घटना हुई तो स्पष्ट दर्शाता है कि जंगल राज की सरकार फिर से एक बार बिहार के सत्ता पर बैठी है। लेकिन जनता आने वाला दिनों में भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व में फिर से एक बार हम लोग सशक्त होकर के आने वाले दिनों में बिहार के अंदर केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का अवसर मिलने का यहाँ की जनता मन बना लिया है। इसी के साथ आज जिस मकसद से मैंने पटना और बिहार का प्रवास में आया था, तो यही 2-3 विषयों को लेकर के आपके समक्ष करने के लिए हमने आया है। एक देता हूँ, आप चिंता मत करो, मैं कर। बिहार सरकार बोल रही है कि भारत सरकार खाद कम भेज रहा है, फिर काला बाजारी कहाँ हो रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है? भाई साहब, बेशर्म की बातों को मैं जवाब देने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आया। हमारा पूर्वजों ने कहते थे 100 बकना और 1 लिखना, तो मैंने आपका हिसाब देने के लिए आया हूँ। तो जो भी ये प्रश्न पूछना है उनसे पूछिए, और ये बेशर्मी का बयान रोकने के लिए आपके माध्यम से होना चाहिए, आपको मैं विनती करता हूँ। आप बोलिए। देखिए, हमारा प्रदेश के सभी वरिष्ठ वहाँ पर प्रवास किया है, उसका इन्फॉर्मेशन दिया है, और हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आईबी इन्फॉर्मेशन लेकर के जो कार्रवाई करना गृह मंत्री जी निश्चित रूप से करेंगे। धन्यवाद। हाँ। देखिए, निश्चित रूप में अभी उसका उत्पादन होने के बाद हम तय करेंगे कि उसका लोकार्पण के लिए आएंगे। और किसी का नहीं ना भैया? नहीं, बोलेंगे ना, जब तय हो गए तो डेट ही बता देंगे। टेंटेटिव बोलने का क्या बात है।
आप सभी प्रेस मीडिया के भाइयों को इस प्रेस वार्ता में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी आपका हमसे क्या विशेष दर्जे की मांग आप लोगों से अलग होते ही नीतीश जी ने फिर से एक बार कर दिया और कहा है कि यदि हमारी सरकार 2024 में बढ़ती है तो सभी पिछड़े राज्यों को एक तो वो 11 सीट पर लड़ने जा रहे हैं, उसके बाद अपनी सरकार भी बना रहे हैं। एनके सिंह उनके थे, वह 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे। एनके सिंह ने क्यों नहीं, अगर 14 फाइनेंस कमीशन में विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया तो एनके सिंह तो उनके सांसद थे, उन्होंने क्यों नहीं रिकमेंड कर दिया। पहले 32% राशि केंद्र को मिलती थी, केंद्र के द्वारा राज्य को मिलती थी। अब 14 फाइनेंस कमीशन ने कहा कि नहीं, कोई आप अलग से मत कीजिए, आप सभी को 42%। एक मिनट राजीव जी, सॉरी, केंद्र को 42% राशि राज्यों को देनी होगी और इसलिए 42% राज्य देगा। उसके बावजूद भी अगर उठा के आप देखिए तो हमसे ज्यादा बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी महाराष्ट्र को केंद्र सरकार 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा 51,000 करोड़ रुपए देती है, बिहार 53,000 करोड़ देती है और बिहार को 81,000 करोड़ देती है। अर्थात महाराष्ट्र हमसे बड़ा होने के बावजूद भी 30,000 करोड़ हम बिहार को केंद्र सरकार ज्यादा देती है। इसके अलावा 1 लाख करोड़ रुपए की गति शक्ति योजना, जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा, वह दे रही है। मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि ये जो दिगवाड़ा से रक्सौल, दिगवाड़ा से कलकत्ता का जो हाईवे बन रहा है, गंगा हाईवे बन रहा है, बेतिया से पटना का बुधा हाईवे बन रहा है, गया का जो 4 लेन बन रहा है, लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है, बिहार के लिए जो टेक्सटाइल पार्क के लिए बिड किया गया है, इन सब कार्यों को करें और राज्य अच्छे से चलाएं। जो चीज के बात ही खत्म हो गई, अगर 32, ये क्या प्रधान नीतीश ये बोलना चाहते हैं कि राज्य सरकारों को 42% के बदले अब केवल 32% हिस्सेदारी मिलेगी। 42% हम राज्यों को देते हैं, उसके बाद केंद्र अपनी सारी योजनाएं चलाता है। हर राज्य की योजना में केंद्र अपनी हिस्सेदारी अलग से 40%, 60%, 75% देता है। उसके अलावा भी बहुत सारी योजनाओं में बिहार को अलग से पैसा दिया जाता है। नीतीश जी से मेरा अनुरोध रहेगा कि जो राशि केंद्र सरकार से मिली है उसका उपयोग करें। ऐसा नहीं हो कि ये जो 1 लाख करोड़ के लॉजिस्टिक पार्क और सड़कें और जो टेक्सटाइल पार्क जैसी योजनाएं जो बिहार को मिली हुई है, वह जानबूझकर नहीं ले, जमीन ही वो उपलब्ध नहीं कराए और फिर से पुराने दशक की तरफ बिहार को नहीं ले जाए। मेरा उनसे यही अनुरोध होगा। धन्यवाद।